जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी। अच्छा जी, ये स्टैंडर्ड भी आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो जी ज़्यादा अच्छा लग, जो चीज़ आपने पहले नहीं पढ़ी तो ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती है कि जैसे मैंने पढ़ानी है वैसे आप लोगों ने उसको समझना है, किसी चीज़ को आपको अनडू नहीं करना पड़ना ना, है जी। तो ज़्यादा मैं इंजॉय कर रहा हूँ। बाकियों में भी इंशाल्लाह ले तो आऊँगा आपको अपने वाले नहज पे, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा ईजी लगता है मुझे। बोरोइंग्स कहते हैं जी, बोरोइंग कहते हैं लोन लेने को, लोन लिया। अब अगर आपने लोन लिया है, वैसे लोन लिया की एंट्री क्या होती है? लोन पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी। तो आपने ये जनाब लोन लिया की एंट्री कर ली, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप लोन ले रहे हैं, किसी के पैसे अपने पास इस्तेमाल के लिए ले आए हैं, तो उसकी आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट्स पे करनी पड़ती हैं। मसलन बैंक चार्जेस कोई पे करने पड़े, आपने बैंक से लोन लिया उसके कुछ चार्जेस पे करने पड़े, कोई कमीशन पे करना पड़ा, बैंक कमीशन ही लिखता हूँ, बैंक कमीशन कोई देना पड़ गया, ठीक है जी, जो रिलेटेड हैं आपके लोन के साथ, तो बैंक कमीशन आ गया। और कोई मिसाल के तौर पे कमिटमेंट फ़ी बैंक ने आपसे ले ली, कमिटमेंट फ़ी, कमिटमेंट फ़ी, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस ले लिए, बैंक ने कहा जी लोन आपने लेना है तो लोन के फर्स्ट टाइम प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे, कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस ले लिए बैंक ने। और सबसे मशहूर इंटरेस्ट, जो कि जब तक लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो बोरोइंग की कुछ कॉस्ट्स होती हैं, बोरोइंग की कुछ कॉस्ट होती हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की मैं सिर्फ बात कर लूँ, अगर बाकियों को छोड़ दूँ, तो इसकी मशहूर ज़माना इस बोरिंग की, इस कॉस्ट की जो सबसे मशहूर कॉस्ट है। बाकी भी होती हैं, नॉर्मली वंस होती हैं, लेकिन ये एक रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है। जब तक लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा बैंक ये इंटरेस्ट लेता रहेगा। तो इसकी एंट्री आपने क्या सीख रखी है आज तक? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, ठीक है। कैश बैंक आप दोनों ही लिख लिया करो यार, बैंक ही लिख लो यार, आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो यहाँ भी बैंक लिख लो, बैंक में पैसे आ गए, फ़र्क क्या पड़ता है। इन चीज़ों से परेशान ना हुआ करो, ये पैटी इश्यूज होते हैं, ठीक है। होते तो नहीं हो वैसे, कैश कहीं जा रहा है, कैश ज़रा बच्चे को ज़रा अच्छा याद रह जाता है, मैं इसलिए कह देता हूँ, बाकी तो फिर अच्छा। अब ये एंट्री आपने हमेशा से सीखी हुई है कि इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस आउट किया जाता है, ठीक है। चलो अच्छा, अब मैं बात आगे बढ़ाने लगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आप लोगों की खिदमत में पेश खिदमत है एक एग्जाम्पल, गर्मा गर्म एग्जाम्पल। आंदे जाओ तो खांदे जाओ, 10 रुपये 10 रुपये 10। आपने एक मशीन खरीदी और 750 रुपये, डॉलर कर लो, तानवे डॉलर का मसला आता है, ठीक है। तो आपने $750 की एक मशीन खरीदी है और उसको आप तक लाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया है लेट से 75 रुपये, ठीक है जी। और फिर जब आपके पास वो आ गई तो आपने उसको इंस्टॉल कराया, यूज़ करने से पहले इस पे अब राउंड कर लेते हैं फिगर, 225 रुपये खर्चा, टोटल फिगर राउंड कर ली मैंने। अब मशीन जिस दिन आई है उस दिन मशीन ने आते साथ मशीन में डेबिट नहीं हो जाना, इंस्टॉलेशन पे टाइम लगता है, तो मैंने आपको सिखा दिया था उस दिन। हाँ, इसको हम कह देते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मशीन का डेबिट। मशीन का क्या पता ही आपको, मशीन का CWIP डेबिट, चलो लिख दो यार, एक तो फिर मुझे साथ ही डर पड़ जाता है कि CWIP डेबिट और कैश या बैंक या पेएबल जो भी है, पैसे दे दिए तो बैंक या कैश, नहीं दिए तो पेएबल। ये आपने एंट्री पास की 750 को मसला। अच्छा, उसके बाद अगली एंट्री आपने की ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक या पेएबल क्रेडिट 75 से। और उसके बाद आपने तीसरी एंट्री पास की इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डेबिट,
कैश या बैंक क्रेडिट। मैंने बिल्कुल ठीक किया होगा, एम आई राइट? सही है जी। एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा ना जी, ऐसे ना करें जी। सही है, सही है ना, सही है ना बेटा? ये क्या मतलब मैंने जनरल एंट्री सही नहीं की? गलती होगी मुझसे? क्या गलती होगी? क्या सही कह रहे हैं आप लोग? ये तो कैपिटलाइज होने वाले खर्चे हैं, ये पीएनएल का पार्ट नहीं बना करते। ऊपर जगह छोड़ दी थी मैंने ताकि ऐसे काट के लिखूंगा और आप कहूंगा ये नहीं, बल्कि ये भी क्या है, CWIP ऑफ मशीन। तुमने क्यों नहीं ये बताया? तुम्हें सही लगा था एंट्रीज? अच्छा, तुम्हें फायज ताहा, सॉरी ताहा, तुम्हें देख के मुझे लगता है तुम्हारा नाम फायज है यार। अब लगता है तो मैं क्या करूं? CWIP ऑफ मशीन, ठीक है जी। तो मतलब आप यूं कहा करते थे, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको, ठीक है, आप यूं कहा करते थे कि जी ये मशीन की जो कॉस्ट है ना, ये कितनी है? 1050। अच्छा, और अगली बात, ये जो आप 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 ये वो सीडी फंस गई है, बच्चे ऑनलाइन समझ वो हो सकता, ऑनलाइन का मसला है। ये जो आप कॉस्ट्स को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? कैपिटलाइजेशन। तुम छा भी गए हो, छू भी गए हो, ठीक है, दिल को। तो ये क्या है जी? ये है कैपिटलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं जी? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन ऑफ costs of these costs, capitalization of these costs in cost of machine, ठीक है, in cost of machine। मतलब हमने मशीन की कॉस्ट में इन कॉस्ट्स को ऐड किया, यानी कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं? कि आप कॉस्ट्स को ऐड करें मशीन की कॉस्ट में, तो हम कहेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ मशीन। सही है। तो इसका मतलब खर्चों को एसेट का पार्ट बनाने की आपकी रिवायत रही है, कोई नई बात तो नहीं है ना? बात समझ आ रही? अब मैं वो कहते हैं ना वो जिस करके अब मैं आप मतलब की तरफ चलता हूँ। वो मतलब की बात से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आज तक आपने कभी ऐसा सुना हो कि इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है? कभी ऐसा सुना? नहीं, अब तो सुन ही लोगे यार, तुम ऐसे ना करो यार, मेरी सारी फिल्म ना साड़ा करो ना यार जी। कभी आपने सस्पेंस क्रिएट किया होता है मैंने, डैन डैन शिक शिक। तो कभी आपने सुना हो कि इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है? इससे पहले नहीं सुना, अभी भी नहीं सुना बेटा, अभी तक मैंने भी नहीं बताया। आज तक आपको यही बताया गया था कि लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाना है। मिसाल के तौर पे आपने लेना था एक व्हीकल, डिलीवरी व्हीकल अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बैंक से लोन लिया, 50 लाख का लोन इसने लिया, और एक शायद और इसने डिलीवरी व्हीकल अपने बिजनेस के लिए खरीद लिया। अब बैंक से 50 लाख लोन लिया, जब तक बैंक को वापस नहीं करोगे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट बचपन में आपको सिखाया गया था, ये थोड़ा सा इधर होके बैठो, ये इंटरेस्ट बचपन में आपको सिखाया गया था कि ये आपका वैन की डिलीवरी वैन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, बल्कि ये तो पीएनएल में एक्सपेंस आउट होना है, ठीक है, सही है। तो मैं आज कह रहा हूँ नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड भी हो सकता है। तो क्या ये मुमकिन है? इसके पीछे फिर एक थोड़ी सी तफसील है। वो तफसील ये है कि अगर तो इस तरह का एसेट है जो रेडी स्टेडी एप्पल गो था, क्या मतलब, व्हीकल आपने खरीदा, आके इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो इसको चाहे लोन लेकर भी आपने खरीदा है, तो इस लोन का इंटरेस्ट आप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको बनने में अच्छा खासा अरसा लगता है, तैयार होने में अच्छा खासा अरसा लगता है। जैसे बिल्डिंग आप खुद बना रहे हैं या प्लांट लेकर आए हैं, उसको आप
खुद इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उसकी, तो ये रेडी टू यूज़ होने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं। अब फिर सब्सटैंशियल आ गया IS-23 का सब्सटैंशियल, और IS-23 ने फिर कोई नहीं बताया कितना अरसा सब्सटैंशियल है, तो हम अकाउंटेंट्स कहते हैं 3-4 महीने जहाँ पे आ जाएं इसको सब्सटैंशियल कहेंगे। और आपके सवालों में इससे कम वाली सिचुएशन होगी भी नहीं, क्योंकि सब्सटैंशियल बताएगा, या फिर वो कह देगा कि ये वो जो नाम बताने लगा ये वो वाला एसिड है, तो समझ जाना फिर उसने खुद ही कह दिया। ठीक है, क्वालिफाइंग एसिड कहाँ से पढ़ा तुमने? है यूट्यूब से। अच्छा जी, तो जा यार सारा मजा खराब कर दिया। मैंने पार्ट 2 शुरू किया है, पार्ट 2 भी नहीं शुरू करता, पार्ट 3 शुरू करा देता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई एसिड बनने में, तैयार होने में, रेडी टू यूज होने में अच्छा खासा अरसा ले, तो आपने उस एसिड के अंदर बहुत सारी कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन ऐड करनी होती हैं। जब तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में होता है तो आप क्या कर रहे होते हैं? जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, मटेरियल खरीद के इस्तेमाल कर लिया, मटेरियल की कॉस्ट उसमें CWIP बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट इकट्ठा कर लिया, तो इन्वेंट्री में रखा था, इन्वेंट्री खरीद के तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर दो, वो तो बात अलग है। तो बिल्डिंग की कॉस्ट, मटेरियल की बिल्डिंग में डाल रहे हो, लेबर की कॉस्ट डाल रहे हो, ओवरहेड्स डाल रहे हो, लटरम पटरम सब ऐड कर रहे हो। प्लांट खरीद के लाए तो इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो इंस्टॉलेशन करते हुए आपने उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, पहले तो प्लांट खरीदा, परचेज प्राइस पे की, फिर उसके अंदर कॉस्ट ऐड, अभी वो आ रहा है रास्ते में है, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटीज, फ्रेट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, फिर आ गया तो इंस्टॉलेशन, फिर टेस्ट रन, पता नहीं क्या कुछ आप ऐड करते रहते हो। तो अगर ऐसा एसिड जो बनने में ये 3-4 महीने का अरसा ले रहा हो, उस एसिड को बनाने के लिए आपके पास पैसे नहीं, तो आपने उसके लिए लोन भी ले लिया है, तो ऐसे एसिड के ऊपर अगर आपने कोई लोन लेकर, ऐसे एसिड के लिए लोन लेके कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो वो इंटरेस्ट आप उस एसिड की कॉस्ट में ऐड कर दो। लेकिन अगेन कब तक? जब तक एसिड रेडी टू यूज नहीं हो जाता। जब रेडी टू यूज हो जाएगा उस वक्त एसिड की कॉस्ट में इंटरेस्ट ऐड होना रुक जाएगा और फिर पहले जहां पे जाता था वहीं जाएगा। तो एक खास मुद्दत है जिस मुद्दत का अरसा आप इंटरेस्ट को एसिड की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। इस स्टैंडर्ड में मैं वो आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि बोरोइंग कॉस्ट वो वाली जो एक ऐसे लोन के ऊपर पे की आपने, जिस लोन को आपने क्वालिफाइंग एसिड बनाने के लिए लिया था, तो वो बोरिंग कॉस्ट आप एसिड की कॉस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब 2 बातें आ गई। तो पहले ये वाला कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं और उसके बाद फिर वो एसिड जिसको हम क्वालिफाइंग एसिड कहता है स्टैंडर्ड, इसको क्या कहता है? क्वालिफाइंग एसिड। तो उस एसिड की कुछ एग्जांपल्स से उसको समझ भी लेते हैं। ठीक है, अब बोरिंग कॉस्ट्स अगर इनकर की हैं, ये रूल क्या बन गया? IS-23 क्या कहता है कि बोरिंग कॉस्ट, मैंने इसीलिए ऊपर बोरिंग के अंदर बहुत सारी चीजें लिख ली थी ताकि बाद में आप मुकर ना जाओ फिर। ठीक है, बोरोइंग्स की ये सारी कॉस्ट हैं बेटा, चाहे ये बैंक चार्जेस हैं, चाहे बैंक कमीशन है, चाहे प्रोसेसिंग फीस वगैरह है। ठीक है, तो ये सब की सब क्या एग्जांपल्स हैं बोरिंग की कॉस्ट। ठीक है ना, तो बोरिंग कॉस्ट्स incurred on a loan, specifically obtained। यानी आज मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूं, एक और भी है इसमें, वो बाद में। specifically obtained for construction or acquisition of a qualifying asset। एक्विजिशन इसलिए कह दिया कि प्लांट भी तो एक्वायर करके लाते हो, लेकिन क्वालिफाइंग क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि वो भी अच्छा खासा अरसा लेगा। वो क्वालिफाइंग को अलग समझाता हूं। फिलहाल तो मैं IS-23 का रूल आपको पढ़ा रहा हूं। IS-23 क्या कह रहा है जी कि वो बोरोइंग कॉस्ट जो इनकर हुई हैं ऐसे लोन पर जो स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए ऑब्टेन किया था या एक्विजिशन के लिए, ऑफ अ कौन सा एसिड? ये शर्त है। ठीक है, ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड, यानी जिसका ACCA क्वालिफाई हो गया वो क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है जी मेरी, ये आखिरी पेपर है जी ये। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड इज लिखूं आर बोरिंग कॉस्ट्स इनकर्ड ऑन अ लोन स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड फॉर क्वालिफाइंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड आर
कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ दैट एसेट, इन कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। तो कैपिटलाइज का लफ्ज मैं पहले समझा के लाया हूं आपको, ठीक है। कैपिटलाइज का मतलब, कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट का मतलब क्या है जी, बोलो, एडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। यानी जिंदगी में शायद पहली बार अब आप देखने लगे हैं कि इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनने जा रहा है। शायद जिंदगी में पहली बार ये देखने लगे, क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार बोरिंग कॉस्ट पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड वाला, ठीक है। अब अगला मसला क्या शुरू हो गया कि ये मुआ क्वालिफाइंग एसेट फिर क्या है, क्योंकि जो क्वालिफाइंग नहीं है उसको चाहे लोन लेके भी आपने बनाया है तो उस लोन वाले इंटरेस्ट को आप एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो क्वालिफाइंग एसेट को मैंने ज़रा आसान ज़बान में आपको समझाया था कि क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं ऐसे एसेट को जो बनने में या इंस्टॉल होने में अच्छा खासा अरसा ले। तो अब अगली बात क्या चल पड़ी जी, अगला कट्टा क्या खुल गया, ये रोज कट्टे खुल जाते हैं नए नए। यू नो द मीनिंग ऑफ कट्टा, यू डोंट नो कट्टा, यू नो द बफलो, कट्टा इज सन ऑफ बफलो, या नाउ यू नो, ओके। क्वालिफाइंग एसेट कहते होंगे कितने फंस गए हैं यार, असी ते FR पढ़न आए सी, जीव आदमी है, बस यार ऐसे ही है, गुजारा करो, फिर पास कर या बर्दाश्त कर। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट, है ना, कहते होगे ना यार कि पाठी देते पै गए हैं, पेंडू पता नहीं कितों आ गए, क्वालिफाइंग एसेट, पर ठीक है बस ऐसे ही है यार, अब गुजारा करो भाई। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट, आई कैन स्पीक इंग्लिश बाय टेढ़ा मुंह, ओके। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट टेक्स substantial period of time, लेकिन मेरे ना फिर मुंह में दर्द होने लग जाता है ऐसा से, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अब सब्सटेंशियल पीरियड अलग मुसीबत है, लेकिन उसको बाद में देखते हैं। दैट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अब बातें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। पहला स्टेप क्या पढ़ा जी कि जी क्वालिफाइंग एसेट अगर हो तो फिर जो लोन स्पेसिफिकली उसके लिए आपने ऑब्टेन किया उसके इंटरेस्ट को उस क्वालिफाइंग एसेट कॉस्ट में ऐड कर दो। अब अगली मुसीबत पड़ गई। क्वालिफाइंग एसेट क्या है, हमने कहा जी जो बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज, टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज। ठीक है, अच्छा। अब सब्सटेंशियल, अब अगेन स्टैंडर्ड ने ज्यादती की और स्टैंडर्ड ने हमें क्वांटिफाई नहीं किया कि कितने अरसे को मैं सब्सटेंशियल कहूँगा। तो हमने कहा जी इसको, अकाउंटेंट्स ने कहा अच्छा खासा। सब्सटेंशियल का मीनिंग क्या होता है जी, अच्छा खासा। अब आप फिर परेशान हैं, आप अभी तक परेशान हैं। हुण अच्छे खासे नू कितने लईए जी, वो खान साहब कह रहे हैं जी मेरे हिसाब से अच्छा खासा जो है वो 1 महीना भी बहुत है, अच्छा खासा अरसा है। तो ये भाई कह रहा है सुस्त आदमी, ये कह रहे जी मेरे हिसाब से तो 1 साल भी जो है वो अच्छा खासा नहीं है। तो फिर हम अकाउंटेंट्स ने इसको 3 से 4 महीने का अरसा कह दिया कि अगर 3 से अच्छा खासा अरसा, तो ये 3 से 4 महीने में आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी तो तकलीफ होती रहती है ना फिर इस बात से। तो अगर 3 से 4 महीने का अरसा आपके किसी एसेट को रेडी टू यूज़ होने में लग रहा है तो आपका ये एसेट सब्सटेंशियल टाइम पीरियड ले रहा है रेडी टू यूज़ होने में, तो ये एसेट आपका कहलाएगा क्वालिफाइंग एसेट। और अगर ये क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर इस क्वालिफाइंग एसेट को आपने बनाने के लिए कोई लोन लिया है तो उस लोन का इंटरेस्ट आप इस एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब एक ख़ास मुद्दत है बच्चों, ठीक है, कितने अरसे का इंटरेस्ट। लेकिन एक बात बड़ी अहम क्या है, इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ऐसे लोन की कर रहा हूं जो स्पेसिफिकली ऑब्टेन ही किस लिए किया गया है, यानी इसको स्पेसिफिक लोन भी कहते हैं। एक और नस्ल का लोन भी है, जनरल लोन। पहले से लोन्स हमारे पास पड़े होते हैं या कोई हमने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली होती है, ठीक है, और उसको यूज़ करके हम कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ पैसे लगा लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी ऐड करेंगे, पर उसके लिए रूल्स डिफरेंट हैं। आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, स्पेसिफिक लोन। ठीक है, अब मैं
पहले आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ एक बात, ठीक है, थोड़ी सी आपको बात फिर समझ आए। मिसाल के तौर पे मेरा साल शुरू हुआ यकम, ये सारे सवालों से समझेंगे हम, एंट्रीज करेंगे हम, एंट्रीज को तो दफा करो, कैलकुलेशन तो करेंगे ही, एंट्रीज भी कर लेंगे। यकम जनवरी 2024 को मेरा साल शुरू हुआ था और 31 दिसंबर 24 को मेरा साल खत्म हो रहा है। ठीक है जी, मैसेज कर लिया तुमने? हाँ ठीक है, अब अटेंडिव हो, चल ठीक। अच्छा अब जी, ये जनाब मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2024। अच्छा अब मैंने मिसाल के तौर पे ये यकम मार्च 2024 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और 30 सितंबर 2024 को मेरी बिल्डिंग कंप्लीट होगी 6 महीने के छोटे से अरसे। ये 2-2 3-3 साल भी चलते रहते हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन हमने छोटी सी बस बिल्डिंग बनाई थी। ठीक है जी, मार्च अप्रैल मई जून यकम अप्रैल से मैंने शुरू किया यार, अब मैं निशान नहीं मिटा रहा। चलो अब ठीक है जी, 7 महीने, अब ठीक है। तो 7 महीने तक मेरी ये बिल्डिंग बनती रही। ठीक है, लेकिन जब बिल्डिंग बनानी थी तो मैं उसकी तैयारी में, पैसे नहीं थे हमारे पास, तो हमने लोन इस दिन ले लिया। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है यकम अप्रैल से। ठीक है जी, अब मेरा सवाल, बैंक को अगर मिसाल के तौर पे ये 500 रुपये का लोन लिया और बैंक को इसके ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, तो बैंक की जाने भला कि आपने यकम अप्रैल को काम शुरू किया है या 32 अप्रैल को किया है। 32 अप्रैल होता है? नहीं होता। मतलब बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने जो पैसा लिया है वो कब कहाँ कैसे इस्तेमाल किया। बैंक ने कहना है मुझसे यकम जनवरी को मेरे से मेरा पैसा ले गए हो और 31 दिसंबर तक नहीं मोड़ा है, तो मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट तुमसे लेना है। अब ये क्या है? ये है टोटल बोरोइंग कॉस्ट। ये क्या है? टोटल बोरोइंग कॉस्ट। पूरे 500 का लोन और उसके ऊपर कितने परसेंट? 10% कह रहे हैं जी आप लोग, तो कितना है? 50 रुपए का इंटरेस्ट। ये बैंक ने तो लेना ही लेना है। अब मैं कहता हूं जी यकम अप्रैल को सारे काम ही हो गए, यानी यकम अप्रैल को काम शुरू हो गया, पेमेंट हमने कर दी पहली। ठीक है, लोन तो उससे ही पहले से आया हुआ है, तो इस दिन से ऑनवर्ड्स आप एसेट की कॉस्ट में कॉस्ट को डाल सकते हैं, इससे पहले नहीं। अगर बिल्डिंग ही यकम अप्रैल को बनना शुरू हुई है तो लोन का इंटरेस्ट फिर जनवरी फरवरी मार्च का, क्या ये कोई बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड हो सकता है? इधर जनाब आपने बुनियाद खोदने के लिए कई मारी थलो इंटरेस्ट निकल आया, क्यों होया जी? यकम जनवरी से शुरू हुआ है काम, इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा था। मैं कहना यार जाने दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई एक डेट, तो रूल बताता हूँ, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट कब आपने एसेट कॉस्ट में ऐड करना शुरू करना है, इसका एक रूल है, वो बताता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जी हमने यकम अप्रैल से शुरू करना है, फिलहाल मैंने कह दिया, क्योंकि इस दिन सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। वो शर्तें मैंने अभी नहीं बताई आपको। तो यकम अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितने महीने बनते हैं? 6 महीनों का इंटरेस्ट, यानी ये 50 में से 6/12, ये जनाब बोरोइंग कॉस्ट है जो कि हमने कैपिटलाइज करनी है। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी निकली? वो जो 50 का पूरे साल का इंटरेस्ट है उसको हाफ कर लो। ठीक है, 6 महीने का इंटरेस्ट क्या कर दो? एसिडी कॉस्ट में ऐड कर दो। कितना? 25। ये बात समझ आई है? अच्छा, अगर ये बात समझ आ गई है ना तो फिर कुछ भी नहीं बचा। बाकी फिर अब बैंक ने क्या कहना है कि सिर्फ 25 रुपए का इंटरेस्ट दे दो हमें, क्योंकि आपने सिर्फ 6 महीने बिल्डिंग पे इस लोन को इस्तेमाल किया है। बैंक कहेगा मेरे पैसे तो वापस नहीं मोड़े ना, मेरे तो पूरा 50 देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये पहले 3 महीने का इंटरेस्ट जनवरी फरवरी मार्च, और फिर ये आखिरी 3 महीने का इंटरेस्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये स्टिल कहाँ फेंक देना है? एक्सपेंस आउट P&L के अंदर। ठीक है, बैंक ने पूरे 50 रुपए आपसे लेने हैं, जिसमें से 25 रुपए आपने डेबिट। लड़ाई किसकी चल रही है यहाँ पे? लड़ाई किसकी चल रही है? डेबिट की। लड़ाई किसकी चल रही है कि आपने इस 50 रुपए की पेमेंट तो कर देनी है बैंक को,
नहीं पे करोगे तो पेएबल बुक करोगे पूरे 50 का, एक्रूवल जिसको कहते हैं, लेकिन मैं अज्यूम करता हूं 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे हो जाना, तो पूरे 50 रुपए बैंक ने आपसे लेने हैं, बैंक को आपने पूरा 50 पे कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आपने एक्सपेंस में कितना डेबिट करना है और इस जो भी एसेट बना रहे हैं बिल्डिंग में कितना आपने डेबिट करना है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी एंट्री करवाऊं ना आपको, हालांकि ये बहुत अर्ली बनता है पर मैं करा रहा हूं, मेरा दिल कर रहा है। ठीक है, वो एंट्री क्या बनेगी, इस सिचुएशन की एंट्री क्या बनेगी, इस सिचुएशन की एंट्री बनेगी, इधर कर देता हूं, इस सिचुएशन की एंट्री बनेगी, ये एग्जांपल थी मेरी, एकदम से एग्जांपल आई और फिर उसका सॉल्यूशन भी आ गया। आपने कहा जी इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने डेबिट करना है, ये देखो 50 इंटू वो जो भी है 25, ये 25, ये कौन कौन से महीनों का इंटरेस्ट है जी? नहीं, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वो अरसा है जिस अरसे का इंटरेस्ट आपने पीएनएल में एक्सपेंस आउट करना है, जबकि ये वो अरसा है जिसमें आपने इंटरेस्ट को एसडी कॉस्ट में ऐड करना है। तो इसका मतलब ये कौन से 6 महीने जो कैपिटलाइज हुए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गया खत्म स्टैंडर्ड। अभी चलेगा आज का दिन भी, कल का दिन भी, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कोई चक्कर नहीं है। मैंने सोचा था ना एक दिन में बोरिंग कॉस्ट होना है, मैंने तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे भी एक दिन सोचा था, 2 दिन लग नहीं गए, आधा उधर से आधा आज का। अभी भी तसल्ली नहीं हुई, कल फिर एग्जाम्पल्स लाऊंगा, फिर उसके बाद तसल्ली होगी तो ठीक है, ना होगी तो जब कभी एडजस्टमेंट्स भी आती रहेंगी, चलता भी रहेगा साथ जी। हर चीज को वहां तो जाके छेड़ना। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के अंदर जो हमने पढ़ लिया होगा वो सारा आएगा, कभी किसी तरह तो कभी किसी तरह। IFRS 9 पढ़ के चले जाओगे आगे, फाइनल अकाउंट्स में जाके उसकी एडजस्टमेंट होगी। बोरिंग कॉस्ट यहाँ पढ़ के जा रहे हो, फाइनल अकाउंट में रिवैल्यूएशन यहाँ पड़ा है, लीजेस यहाँ पड़ा है, एडजस्टमेंट वहां पड़ी होगी साथ, तो वहां तो सब कुछ ही है, वो नहीं भुलन देना तुहानू कुछ। ठीक है, तो पारल यू विल एंजॉय इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 25 से। ये कौन कौन से महीने हैं मैं यहां लिखना चाह रहा हूं मैं, इधर देखो, बोलो, फूटो, क्या डेथ पड़ती है बोलते हुए? बोलते क्यों नहीं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या बन गया जी? नाम तो नहीं बन रहा कोई भी, चलो खैर 25 रुपए आ गए ये। उसके बाद CWIP ऑफ बिल्डिंग, इसमें डेबिट करो। कौन कौन से मंथ्स हैं जी? अप्रैल से सितंबर, ये जरा आसानी से लिखा गया, सीधा ही था, ये 25। और बैंक को पे कर दिया आपने, या पेबल भी हो, वो पूरा 50 होना है। 50 की तो लड़ाई ही नहीं है बेटा, बात समझ आई आप? तो कितना इंटरेस्ट बैंक को दिया? 50। कितना उसमें से पीएनएल में चार्ज किया? 25। कितना उसमें से एसडी कॉस्ट में ऐड किया? अच्छा, ये 25 भी एक्सपेंस बनेगा, लेकिन कब? जब एसेट कंप्लीट होगा, फिर डेप्शन शुरू होगी और फिर खत्म होगा एसेट, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी आपका एक्सपेंस बन ही जाएगा। ये आपका बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड है। अब जरा आराम सुकून से इसकी तफसीलात की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ बात सिर्फ किसकी की है कि ये जो मैं बात कर रहा था, ये क्या है? बोरिंग कॉस्ट। असल में ना ये यूं होना चाहिए था, अच्छा ना यार, भाई नहीं, आजा भाई, मानता ही नहीं है? ये मैंने इसलिए इस तरह किया कि क्वालिफाइंग एसेट की कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने होनी चाहिए थी ना। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एसेट क्या है, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या हैं, ताकि ज़रा समझ आ जाए। लेच, ये जो मैंने आपको सारी बात की, बल्कि इसको इधर रख देते हैं, एग्जांपल्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले। फिर अगर आपने क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक लोन लिया है तो उसको कैपिटलाइज करना है, और जनरल लोन अगर यूज हुआ है तो उसका क्या करना है वो मैंने अभी बताना है। ये मैंने स्पेसिफिक लोन का बताया। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपको 2-3 एग्जांपल्स देना चाहूंगा क्वालिफाइंग एसेट की। वी आर इन नो रश एट ऑल, हम ज्यादा पढ़ लेंगे यार, कोई मसला नहीं, समझ आ रहा है ना?
Very good. Very good. Examples of qualifying acid. बल्कि यूं करते हैं, एग्जाम्पल्स मैं देता हूं, आपने मुझे बताना है कि ये क्वालिफाइंग एसिड है कि नहीं है, इज और नॉट इज, है नॉट इज, नहीं है. दिस इज इंग्लिश, यू नो. एग्जाम्पल 1, hire factory installed a plant in 5 months. जी, ये क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं है, मेरा सवाल है आपसे, क्वेश्चन है मेरा. क्वालिफाइंग एसिड है? अच्छा, क्वालिफाइंग एसिड शर्त ये है, वो एसिड जो बनने में, गेट रेडी टू यूज़ होने में अच्छा खासा अरसा ले, वो क्वालिफाइंग एसिड है. तो हायर ने जो प्लांट 5 महीने में इंस्टॉल किया है, ये क्वालिफाइंग एसिड था. जब बन रहा होगा तो क्वालिफाइंग एसिड ही था ना. ये क्वालिफाइंग एसिड है यार, और केड़ी शर्त चाहिए तेनू, 5 महीने में वो काबिल इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्वालिफाइंग एसिड है, क्योंकि इसने तैयार होने में अच्छा खासा अरसा लिया है. और अच्छी समझ आ जाएगी. 1 मिनट, अगली एग्जाम्पल, ये ऐसी तरह आपको समझाने के लिए. ताहा परचेज आ कार, क्वालिफाइंग एसिड है जी. ताहा बताओ, ये क्वालिफाइंग एसिड है, तो फिर रेडी टू यूज़ है आपके लिए. तो आप खुद को होंडा ना समझ लेना ना, उनके लिए शायद बनने में अच्छा खासा अरसा ले, तो इवन इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसिड हो सकती है, अगर वो बनने में अच्छा. हवाई जहाज़ भी तो बनाने वाले बनाते ही होंगे ना, तो बनने में कितना अरसा लेता होगा. और एक तरफ जो है वो ये टॉफ़ियों बनाने वाली फैक्ट्री होगी, तो मशीन चाले कड़कड़ बनती जा रही है, तो डिफरेंट इन्वेंट्री की नेचर. तो जो इन्वेंट्री भी बनने में अच्छा खासा अरसा लेगी, क्वालिफाइंग. तो ये कार बनी बनाई इसने ली है, खुद नहीं, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसिड नहीं. वो परसों वाले सवाल वाला रोड बुलडोजर नहीं है. आप नहीं थे उस वक्त, परसों हमने रोड बुलडोजर बनाया था. ये कल बनाया था, परसों बनाया था ना. हाँ, रोड बुलडोजर हमने खुद ही बना लिया था. जहाज भी बनाया था हमने जी. हाँ हाँ, नहीं है, तो वही मैं भी कह रहा हूँ. मैंने क्या टिक लगाया हुआ है, क्रॉस नहीं नजर आ रहा. अच्छा, नेक्स्ट, तीसरी एग्जांपल है पैकेजेस लिमिटेड. हायर लिमिटेड भी लिख देता हूँ ताकि आपको, हायर इंस्टॉल्ड, आप कह रहे हो यार एसी ने प्लांट लगा दिया. हायर लिमिटेड की बात कर रहा था मैं वैसे. हायर फैक्ट्री जो है, ठीक है, हायर लिमिटेड. ताहा लिमिटेड नहीं है, ताहा तो बस ताहा है. अच्छा जी, पैकेजेस लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग. हाँ जी, अब तो बिल्डिंग आ गई, बोलो. क्वालिफाइंग एसिड है, क्वालिफाइंग एसिड है, बिल्डिंग है, खरीदी है, चाबी ओपन की, अंदर घुस गए, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्वालिफाइंग एसिड नहीं हो सकता. चलो, अब ये नॉट क्वालिफाइंग एसिड शुरू हुए हैं. चलो एक और देख लेते हैं फिर इसी तरह का. सफायर लिमिटेड, सफायर लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग इन 11 months. हाँ जी, तो बिल्डिंग तो फिर क्वालिफाइंग एसिड होती ही नहीं है ना. क्यों, ऊपर आपने कहा नहीं है बिल्डिंग, अब आप कह रहे हैं है बिल्डिंग. के क्या तमाशा लगाया हो आप लोगों ने. ओके, बनने में अच्छा खासा अरसा ले रही है, तो थोड़ा सा आइडिया हुआ क्वालिफाइंग एसिड किसे कहते हैं. ये मैंने एग्जांपल्स दी आपको क्वालिफाइंग एसिड. फिर अगर आपने कोई क्वालिफाइंग एसिड बनाने के लिए लोन लिया और उस पर बोरिंग कॉस्ट इनकर की, तो वो बोरिंग कॉस्ट उस क्वालिफाइंग एसिड को, उस बोरिंग कॉस्ट को क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में ऐड करें. ठीक है, वो कितने अरसे से कितने अरसे तक की हो, ये रूल अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ लगा दिए छोटी सी एग्जाम्पल में हमने. ठीक है, चल अब हम रूल्स की तरफ चलते हैं. ये जो स्पेसिफिक लोन की मैं बात कर रहा था, तो फॉर स्पेसिफिक लोन्स,
देखो ना, स्पेसिफिक लोन लिया, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पूरे साल का आप पे कर रहे हैं, लेकिन एसिड की कॉस्ट में ऐड करना किस दिन से शुरू करें और किस दिन रोक दें, ये भी तो एक क्राइटेरिया होगा। तो स्टैंडर्ड ने इसके ऊपर हमें गाइडेंस दी है दोनों डेट्स की, ठीक है, कि स्पेसिफिक लोन के लिए कहता है कि कब स्टार्ट करोगे आप, वो कहता है जी इसको मैं बताऊंगा कमेंसमेंट कब होनी, कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट, शुरू कर दो, कमेंसमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ कैपिटलाइजेशन, ऑफ व्हाट जी, ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, ऑफ बोरिंग कॉस्ट्स। मैं इस इंटरेस्ट का लफ्ज़ इसलिए नहीं बोलता, वैसे होता नॉर्मल इंटरेस्ट ही है इन सवालों में, लेकिन उसके अलावा भी तो चीज़ें हैं ना, तो वो भी अगर आ रही हो तो ऑफ बोरोइंग कॉस्ट्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है जी, कि कोई एक डेट होगी, कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए जब आप बोरिंग कॉस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड करना स्टार्ट करें, कमेंस करें, शुरू करें, शुरू कर दो जी। क्या शुरू कर दें? एसिडी कॉस्ट में इंटरेस्ट को ऐड करना। अच्छा जी, कब से, कब से? कहता जी जब ये तीनों काम हो जाए। हमने कहा कौन कौन से? कहता जी लोन रिसीव हो चुका हो। हमने कहा यार जाहिर सी बात है, लोन रिसीव होगा तो बोरिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू होगी, जब लोन नहीं होता तो बोरिंग कॉस्ट ही नहीं होगी, इंटरेस्ट ही नहीं होगा। अच्छा, हमने कहा जी लोन तो आ गया। कहता दूसरी बात, काम भी शुरू हो चुका हो। देखो ना, अभी मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल बनाई उसमें क्या था, लोन तो 1 जनवरी को आ गया था, लेकिन चूंकि काम शुरू नहीं हुआ तो इंटरेस्ट एक्रू तो होने लग गया। मैं बात कर रहा हूँ कैपिटलाइज करने की, कैपिटलाइज हमने नहीं किया था, क्योंकि एक शर्त तो पूरी हो गई थी, लोन रिसीव हो गया था, लेकिन दूसरी शर्त अभी काम शुरू नहीं हुआ था, तो फिर दूसरी बात भी पूरी होनी चाहिए। तीसरी बात, स्टैंडर्ड कहता है कि सिर्फ काम नहीं शुरू करो, बल्कि आप कंस्ट्रक्शन की पेमेंट भी कर चुके हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन पेमेंट, यानी पेमेंट्स आपने स्टार्ट कर दी हो, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी हो चुकी हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट पेमेंट भी हो गई हो, ठीक है। मैं फर्स्ट पेमेंट सिर्फ लिख दूं, ज़रा बात आगे निकल रही है अब। तो ये तीनों बातें पूरी होनी चाहिए तो कमेंसमेंट कर लो। तो इसको, क्योंकि ये तीनों पूरी होनी चाहिए, तो हम आसानी के लिए इसको यूँ लिख लेते हैं कि जो आपकी कमेंसमेंट की डेट होगी वो लेटर ऑफ दीज 3 डेट्स होगी। लेटर ऑफ का मतलब ये सबसे लेट इनमें से जो डेट, तो सबसे लेट वाली इसलिए उठा रहे हैं ना कि सबसे लेट वाली पे तो सब कुछ ही हो चुका होगा। क्या ख्याल है? तो मैंने सवाल में नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ अब कि 1 अप्रैल को हमने काम शुरू किया और पहली किस्त भी, पहली एडवांस पेमेंट भी हमने कॉन्ट्रैक्ट को 1 अप्रैल पे कर दी है, ठीक है। तो अब लोन किस दिन आया था? 1 जनवरी को। अच्छा, लेट से मैंने यहाँ पे खड़े होके 1 मार्च को उसको बुलाया कॉन्ट्रैक्टर को, मैंने कहा यार काम शुरू करो, उन्होंने कहा पहले एडवांस दे दें मोबिलाइजेशन का, मैंने वो पकड़ा दिया। अब लोन कब रिसीव हुआ है? 1 जनवरी। मैंने पेमेंट कब की उसको? 1 मार्च, लेकिन काम कब शुरू हो रहा है? तो फिर कैपिटलाइजेशन किसने शुरू होनी है? अब रूल ऐसा बना लिया कि ये 3 डेट्स सवाल में से ढूंढ लेंगे, इनमें से जो सबसे लेट वाली डेट है वो हमारी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन की डेट। बात समझ आई? अच्छा, तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, इन 3 में से लास्ट लेट वाली डेट जो सबसे लेट हो वो उस दिन से स्टार्ट कर लो, और फिर भाई किसी दिन तो रोकना भी है, किसी दिन तो रोकना भी है। तो आपकी एग्जांपल जो बगैर डेट्स, बगैर सवाल की तरह जो सवाल बना हुआ था, उसमें मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा यार देखो, जिस दिन काम खत्म हो जाए उस दिन तो सारा कुछ ही आपने ऐड करना रोक देना है, वरना तो लोन 5 साल वापस ना करो। आपने कहा था जी ये बिल्डिंग बनेगी, इसमें बिजनेस करेंगे, उसमें प्रॉफिट्स कमाएंगे, फिर लोन को वापस कर लेंगे, तो आपने तो 5 साल के लिए लोन लिया था, तो क्या 5 साल का इंटरेस्ट इसी बिल्डिंग में डालते रहोगे? नहीं ना, बिल्डिंग पे तो हर कॉस्ट रुक जाती है जब बिल्डिंग रेडी फॉर यूज हो जाए। इसका मतलब जब सब्सटेंशली बोरिंग कॉस्ट को रोक देना है कब? जब सब्सटेंशली सारा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाए। तो मेरी मिसाल में मैंने आपको कहा 30 नंबर को काम खत्म हो गया था, तो इसका मतलब रोक देना है आपने कैपिटलाइज करना बोरिंग कॉस्ट को। दूसरी चीज क्या है जी? सीजेशन। सीजेशन, रोक दो। कमेंसमेंट, शुरू करो, ठीक है। सीजेशन, रोक दो। तो रोक दो कैपिटलाइज करना बोरिंग कॉस्ट को एसिडी कॉस्ट में, सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। कब रोक देंगे जी?
जी कब रोकेंगे जी? जब वर्क कंप्लीटेड लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जब रेडी टू यूज़ नहीं है, इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर रेडी टू यूज़ नहीं है। स्टैंडर्ड यहाँ तक ये कहता है, मैं पढ़ाऊंगा बारीकी ये वाली भी। स्टैंडर्ड कहता है जब कंस्ट्रक्शन वर्क सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए ना, जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक पावर प्लांट हमने अपना लगाने का सोचा कि बिजली अपनी बनाएंगे फैक्ट्री में, ठीक है। तो हमने पावर प्लांट बना लिया, सारी कंस्ट्रक्शन हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब रह सिर्फ ये गया कि हमने यूं कुछ बोर्ड लगाने थे, अभी चालू नहीं किया, कुछ बोर्ड लगाने जिसमें यूं लिखा होगा हंगामी इखराज, आग लगने की सूरत में इधर जाएं, खतरा 440 वोल्ट, ये बटन इस वक्त जलाएं। ये तो कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रह गया है, कोई अपने हिसाब से थोड़ा टीप टाप करना रह गया, कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया। तो शायद रेडी टू यूज नहीं हुआ अभी, लेकिन IS 23 ये नहीं कहता रेडी टू यूज हो। IS 23 कहता है जब सब्सटेंशियली सारा कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाए तो फिर, इसलिए मैंने लफ्ज यहां क्या लिखा, वर्क कंप्लीटेड लिखा नहीं है, लिख रहा हूं लफ्ज क्या लिखूंगा जी यहां पे मैं, रेडी टू यूज नहीं लिख रहा, मैं क्या कह रहा हूं, वर्क कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन वर्क जब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके अच्छा, एक छोटी सी बात बीच में ऐसे जहन में आ रही है, मिसाल के तौर पे मेरा एक एसेट है, वो 1 साल बनना शुरू होता है और अगले साल जाके खत्म होता है। अब बीच में ईयर एंड आ जाए तो क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन तो वर्क कंप्लीट पे रुकनी है ना, तो नहीं रोकेंगे। ईयर एंड पे तो सब कुछ रुक जाता है भाई, वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड हो कहां तक हो सकती है, वर्क इन प्रोग्रेस में हर चीज यहां तक ऐड हुई पड़ी होगी, उससे अगली तो अभी आया ही नहीं, दिन ही नहीं आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर बीच में ईयर एंड आ जाए तो थोड़ी देर के लिए वहां पे रुक जाएगी हर चीज, तो बोरिंग कॉस्ट भी ऐड होना रुक जाएगी। चलो छोड़ो उसको, जब होगा देखेंगे। समझ, सादा सी बात है, आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बनते बनते ईयर एंड आ जाए तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट में कितना जाएगा, जितना उस दिन तक लग चुका होगा खर्चा, ऐसे ही सारे खर्चे तो ऐसे ही इंटरेस्ट भी। बहरहाल रूल क्या है, वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। क्या दरमियान में, सस्पेंशन की बात तो पहले ये थे पढ़ ली, सस्पेंशन भी पढ़ लवेंगे। वैसे मैंने सवाल नहीं डाला था, लेकिन क्लास में आने से पहले मैं सोच रहा था सस्पेंशन का तो सवाल ही नहीं डाला बच्चों के लिए। खैर चलो कोई बात नहीं, वो भी डाल लेंगे, ये दूसरी चीज हो गई आज की, ठीक है जी। हाँ वो तो आया, वो पता ही है, वर्क इन प्रोग्रेस जो हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहते हैं, कि हो रहा है काम, तो भाई हो रहा है काम तो थोड़ा बहुत तो साथ साथ करता रहता है ना बंदा। आपकी पिक्चर के लिए जनाब, आपकी पिक्चर के लिए मैंने कहा, तो उसने कहा मैं नहीं देना इन्होंने पिक्चर ली, कुछ ऐसे ना करो कंप्यूटर जी, यार बड़ा बदतमीज है यार ये लैपटॉप मेरा इस वक्त हुआ हुआ। देखो यार तुम मेरे बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हो, मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो, समझ गया लगता है। पिक्चर ज़रा बेहतर आ जाएगी ना, नोट आप करते नहीं हैं चौधरी साहिबान, बल्कि चौधरानियाँ भी हैं जी, पिक्चर लेनी होगी है ना। चलो ले लो, अब आगे फिर बाद में चलते हैं, ये बात फिर पिक्चर में ले लो, मुझे पता था। लेट मी टेक अ साइड। नजर आ रहा होगा पिक्चर, अच्छा जी। अब की एदी 40 में मैंने ये पढ़ाया था, अच्छा इसके अलग पैसे लगेंगे, 8 आने फी तस्वीर, लेकिन एक एक अलग अलग 8 आने लेता था मैं, फिर इकट्ठे करके तुम रुपए बना के दे दो एक तस्वीर के। ये PDF सेंड करेंगे इंशाल्लाह आप जब बन गए। अभी तो CMA R1 R2 मेरे CA वाले उनको भी उधार चल रहा है, लेकिन वो बनाने लग गए हैं, अब अहमद बना लेते हैं। बट अभी तो सुबह 7 बजे से लैपटॉप में पकड़ता हूँ और शाम को आपकी क्लास से निकलता हूँ, जब तो साथ ही ले जाता हूँ। इनको लैपटॉप में टच भी नहीं करने दे रहा, तो जिस दिन इनके हाथ चढ़ गया, यार कोई संडे दे दो यार हमें, कहता है एक संडे मिल रहा है तो CO भी, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। आपका इतना काम नहीं, इनका इतना काम नहीं है दोस्त, किसी वक्त मौका लगे ना ऐसे 5-7 मिनट में, तो ये साथ साथ ही करते रहेंगे। तो इसका PDF बना के इनको भेजते रहें, ये बिल्कुल आपका ही है जी। कोई बच्चों के साथ कभी मैंने कंजूसी की नहीं है, जो मेरे पास होता है मैं कहता हूँ मेरे बच्चों के पास भी होना चाहिए, जो होता है। बाकी हूँ अपने पल्ले जो है वही है ना जी।
अच्छा जी, आप थोड़ा सा इसको, वैसे तो मैंने सोचा था, नहीं नहीं इतना नहीं, बट मैंने ये जरूर सोचा था कि मैं तीसरा चौथा सवाल तो कम से कम करा दूंगा, और पांचवें में जनरल बोरिंग है, बल्कि पांचवा भी है, होमवर्क दूंगा, छठे में जनरल बोरिंग है, ये कल कराऊंगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है तो देख लेते हैं, तीसरे तक हो भी सकता है हो जाए, लेकिन मेरा दिल है फिलहाल सिर्फ पहले 2 सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, और मैं छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा बोझ ना पड़े आप पे। और देखें प्लीज़, जान नहीं छुड़ानी है ना, ठीक है, तो इंशाल्लाह इस स्टैंडर्ड को भी कल ख़त्म कर लेंगे, पर इफेक्टिवली करेंगे इंशाल्लाह। ओके, आज हम थोड़ा सा IAS 40 बीच में घुसा आया था, थोड़ा सा हम प्लानिंग करने लग गए, कुछ MCQs को नज़र मार ली, कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा इससे, ठीक है। तो आज आप, चूँकि आप लोगों को अब किट और नोट्स मिल गए हैं, तो अब आप पे फ़र्ज़ ऐन है, आप पे ये फ़र्ज़ हो गया है कि तो आपने IAS 16 का चैप्टर पूरा, IAS 40 का पूरा चैप्टर, ये दोनों लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने हैं, हर एग्जाम्पल उनमें से करनी है, और किसी में मसला है तो मुझे बता दें जी। एक मिनट, PDF भी भिजवा रहा हूँ ग्रुप्स के अंदर, और यहाँ पे भी फोटो कॉपियर पे पास रखवा रहा हूँ, और क्या और हाँ, जो भी भेजा है वो ग्रुप में भी आएगा, इधर भी रखवा देंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं बेटा, ग्रुप में तो ऐड मैंने नहीं ना करना, आप जाएंगे एडमिशन वालों के पास, वो कर देंगे आपको, ठीक है। ठीक है जी, तो अब वो दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं, एक लफ्ज़ भी छोड़ के नहीं आना, एक फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि वो तो कम से कम दर्जा है जो वहाँ लिखा हुआ है, आपको एडिशनल चीज़ें मैं करवाऊँगा, तो अच्छी बात है, फिर भी वहाँ से पढ़ लो ना एक बार, ठीक है, ओके। उसके बाद जितने MCQs मैंने आपको निशान लगवाए, ठीक है, आप खुद भी देखते जा रहे हो, वो करें, फिर आगे मल्टीपल टास्क क्वेश्चन जो दूसरे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनको भी आप कर सकते हैं, थोड़ी नज़र डालेंगे, सवाल देख के नज़र आ जाएगा, या IAS 40 या 16 का है तो कर लेना, 23 वाले अभी ना करना, रुक जाओ थोड़ा सा, कल वो भी कर लेना, ठीक है। फिर मंडे को IAS 20 हो जाएगा इंशाल्लाह, मंडे तक होपफुली हम अगले टॉपिक में मूव कर जाएंगे, मसला नहीं, मंडे तक नहीं, मतलब मंडे के बाद से, ठीक है। तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे ही हैं, लेकिन ऐसे ही है, बस 2 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन इसके ऊपर आप पढ़ रहे हैं। IAS 40 आपने किया, 23 करेंगे, 20 करेंगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पढ़ तो सारा कुछ ही लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन बड़े स्टैंडर्ड्स तो बहरहाल हैं, IAS 16 में ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स नए आपने पढ़ने हैं, IFRS 15 है, IFRS 9 है, IFRS 16 है, तो ये फिर 1-2 दिन वाले नहीं है, फिर इन पे 5-5 दिन तो कम से कम मुझे नज़र आ रहा है लगेंगे, इससे ज़्यादा आप लगा दें तो आप पे 4 से 5 दिन लग रहे होंगे, ठीक है। तो बहरहाल तसल्ली से पढ़ते रहें, जल्दी कोई नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे 5-10 दिन क्लास लेट भी होगी, तो इतनी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हुई होगी हमने कि उसको, मतलब आप उस क्लास से निकल के अगले दिन जाएंगे तो इंशाल्लाह आप पेपर दे सकेंगे, ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। हाँ, टाइम ज़ाया करना ना मेरे पास है इतना कि मैं अपना ज़ाया करूँ, ना आपका करने की नीयत है, इंशाल्लाह सही से चलते रहेंगे, ठीक है जी। तो आज ज़रा थोड़ा रेस्ट करते हैं, जल्दी छुट्टी करते हैं, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।